डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे अपन। तो उसमें हमने पहले दो क्षेत्राधिकार पढ़े थे। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो उसमें हमने पहला पढ़ा था एकमेव क्षेत्राधिकार, या जिसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या एकमेव क्षेत्राधिकार। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि एकमेव या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है कि वे मुकदमे जिनकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, तो ऐसे मुकदमों को ये मुकदमे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इनमें वो मुकदमे जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में आपसी विवाद, केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले आपसी विवाद, या राज्यों के बीच में होने वाले विभिन्न विवाद, तथा चौथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अर्थात इन मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, इसलिए उनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, या इसका दूसरा नाम ये हम कह सकते हैं क्या है, एकमेव क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं होती, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। सामान्यतः कोई भी मुकदमा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाता, लेकिन ऐसे मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में ही सीधे सुनवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, भारत के जो संघात्मक ढांचा है उसकी रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद दूसरा जो प्रकार का क्षेत्राधिकार हमने पढ़ा था, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। इसका मतलब क्या होता है कि रिट संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, आपने पढ़ा है अनुच्छेद 32, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अर्थात लेख, हिंदी में लेख कहते हैं इसको। तो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जब किसी नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, आपने पढ़ा है अनुच्छेद 12 से 30 और 32 तक, उसे 35 तो है जो मौलिक अधिकारों के बात में है। तो इसमें जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय लेख या रिट जारी कर सकता है, और ये नागरिकों के मौलिक अधिकार दिलाने के लिए वो 5 प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है और मौलिक अधिकार दिलाएगा। कौन कौन से लेख, तो इसमें हमने चर्चा करती थी ये 5 लेख कौन कौन से होते हैं। बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, और प्रतिषेध। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के लेख जारी करके और नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार दिलवाएगा। तो ये लेख संबंधी या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। देख, एक चीज ध्यान रखना है कि ये एक, इसे समवर्ती क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। तो समवर्ती क्यों है, क्योंकि लेख जारी करने का अधिकार न केवल सर्वोच्च न्यायालय को बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत ये उच्च न्यायालय को भी लेख जारी करने का अधिकार है। अलग अलग राज्यों के जो हाईकोर्ट हैं उनको भी लेख जारी करने का अधिकार है। अर्थात ये दोनों ही, ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए ये समवर्ती क्षेत्राधिकार है, अर्थात दोनों को ही जारी करने का अधिकार है। और ये लेख जारी कब किए जाते हैं, जब नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार को छीना जाता है, या कार्यपालिका व्यवस्थापिका अगर किसी मौलिक अधिकारों को छीनने के जो है लिए कोई प्रावधान करती है, तो फिर इस प्रकार का लेख जारी करके न्यायालय जो है
और मौलिक अधिकार दिलवाएगा। ठीक है, तीसरे प्रकार का आता है, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुकदमे हैं इसमें तीसरे प्रकार का जो है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपील सुनने का अधिकार। तो अपील का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझिए अपील होता क्या है। अपील का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मुकदमे, हमने बात की थी नीचे से ऊपर तक जो होते हैं, प्रारंभ में जो है नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर जिला न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सीधे मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं सुने जाते, बल्कि नीचे से ऊपर अपील की जा सकती है। तो अपील का मतलब हो गया सिंपल भाषा में कि जब किसी मुकदमे में अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय के विरुद्ध वो जो है उससे ऊपर के जो न्यायालय होता है उसमें जा सकता है, अर्थात नीचे से ऊपर जा सकता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील कहाँ से की जा सकती है, जिला न्यायालयों में। जिला न्यायालयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये सारे मुकदमे जो क्रमशः इस क्रम में जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में किसी मुकदमे की अपील नहीं कर सकते। तो अपील का मतलब हो गया कि जब किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो तो नागरिक उससे ऊपर के स्तर पर न्यायालय में जो अपील कर सकता है। ठीक है, तो अपील, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अंतिम अपील का मतलब सबसे जो है सर्वोच्च स्तर पर अपील आप कहाँ कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो अत्यंत रूप से जो है अंतिम रूप से लागू होता है, अनंतिम रूप से लागू होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों की जो अपील को सुन सकता है और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, तो इसलिए ये अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च सबसे बड़े स्तर का न्यायालय होने के कारण वह भारत के किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ अपील सुन सकता है। सामान्यतः उच्च न्यायालय के विरुद्ध हाई कोर्ट, जो राज्यों की जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है हाई कोर्ट, उसके विरुद्ध अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो अब ये अपील कब की जाएगी, सामान्यतः सारे मुकदमों की नहीं। अगर उच्च न्यायालय, या सामान्यतः ये की जा सकती है, लेकिन यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि ये न्यायालय जो है ये इस मुकदमे की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है, ठीक है, तो ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी अपील सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद और सर्वोच्च न्यायालय ये कह दे कि भी ये मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ये लिखित रूप में दे दे कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया जाना आवश्यक है, और इसमें कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है, ठीक है, तो उसकी अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, यदि फौजदारी मुकदमे में, फौजदारी कोई मामला है तो निचली अदालत में किसी व्यक्ति को यदि फांसी दी गई, फौजदारी मुकदमा है कोई जो अधीनस्थ न्यायालय में सुना जा रहा है या जिला न्यायालय में सुना जा रहा है, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, ठीक है, तो उसकी अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, फौजदारी मुकदमे जो हत्या और मर्डर से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, ठीक है, तो वो मुकदमे, तो उनमें अगर किस न्यायालय ने, किसी अधीनस्थ न्यायालय ने उस व्यक्ति को फांसी दी है तो उसकी अपील जो है सीधे उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति को फांसी मिली है तो। ठीक है, अब जो दो स्थितियां होनी चाहिए, दो स्थितियों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। कब? एक तो यदि उच्च न्यायालय अपील ये प्रमाण पत्र दे दे कि भाई इस मुकदमे की इससे मामला जो है वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुना जाना योग्य है, तो वह प्रमाण पत्र दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। या फिर किसी फौजदारी मुकदमे में किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, ठीक है, तो फांसी की सजा दी गई है तो उसकी जो अपील उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में सीधी की जा सकती है। किसने? अधीनस्थ न्यायालय ने अगर फांसी की सजा दी किसी व्यक्ति को। ठीक है, दूसरी स्थिति ये हो गई। तीसरी स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो जरूरी भी नहीं है कि न प्रमाण पत्र के बिना
या बिना इस स्थिति के भी वो किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो गई, यानी यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय के अपील की आज्ञा न हो, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के ये पास शक्ति है कि वह किसी भी मुकदमों के अपील को सुन सकता है। ये शक्ति खुद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि कभी कभी वो बिना प्रमाण पत्र के ही, उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है या फौजदारी मुकदमे ने उसको सजा नहीं दी है फौजदारी मामले में, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो बिना प्रमाण पत्र के भी किसी भी मुकदमे को, चूंकि भारत का अंतिम न्यायालय है इसलिए वो किसी भी मुकदमे को अपील को सुन सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वे किसी भी मुकदमे की अपील को सुन सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपीलीय न्यायालय कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है, साथ में उच्च न्यायालय भी एक अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट भी एक अपीलीय न्यायालय होता है। ठीक है भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, साथ में उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। ठीक है, तो 3 कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। नंबर 4, चौथे प्रकार का जो क्षेत्राधिकार होता है वो होता है सलाहकारी या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो नाम से पता लग रहा है सलाहकारी का मतलब सलाह देना, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है, भारत का जो प्रमुख है, हेलो हाँ सर, भी क्लास ले रहा हूँ मैं, अभी बात कौन भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान के किसी भी मामले से संबंधित जो है, संविधान से संबंधित सलाह ले सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय। सलाह, संविधान के किसी भी मामले से संबंधित राष्ट्रपति जो है वो सलाह मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सलाहकारी या परामर्शदाता यानी परामर्श दे सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। यानी संविधान से संबंधित कोई मामला है जिस पर राष्ट्रपति ये मानता है कि भाई इस पर चर्चा की जानी जरूरी है, यानी इस पर सलाह ली जानी जरूरी है, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक मामले में सलाह मांग सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह मांग सकता है। अब यहाँ पर सलाह मांग, सर्वोच्च राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। लेकिन इस सलाह के मामले में भी 2 प्रकार की जो है बात जाननी जरूरी है आपके लिए, कि न तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सलाह दे या नहीं दे। न तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। बात समझ में आई कि भारत का राष्ट्रपति सलाहकारी या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया, कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले में परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, अब सलाह के मामले में 2 बातें ध्यान रखनी है कि उस सलाह, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, इसका मतलब मना भी कर सकता है। जैसे अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया। ठीक है, तो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और न राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, अगर सलाह दे दी तो राष्ट्रपति की जरूरी नहीं है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सलाह को माने या नहीं माने। तो दोनों ही बाध्य नहीं है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है सलाह मानने के लिए। ठीक है,
तो जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी तरह की सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही ऐसी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया कि इसके माध्यम से सरकार किसी भी अदालत में यानी कानूनी राय जान सकती है, कानूनी राय जान सकती है और अपने विषय में निर्णय में सलाह अनुसार आवश्यक संशोधन भी कर सकती है। किसी मामले में कि भाई आगे जाकर के कोई मामला अटकेगा, कोर्ट में अटकेगा, ठीक है, कोई बिल अटकेगा, तो कानूनी मामले से संबंधित वो सलाह मांग सकती है। ठीक है, इसलिए सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट आता है आपके चौथे प्रकार का सलाहकारी क्षेत्राधिकार हो गया, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हो गया। पांचवें प्रकार का आपको आता है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से प्रारंभिक जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार होते हैं और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं, इसका मतलब केवल मुकदमे इनकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो है कार्यवाही बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है वो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार दायित्व जो है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी कोई भी जो शब्द है जो सर्वोच्च संविधान में लिखा हुआ है, तो उस शब्द की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? यानी किसी भी कानूनी प्रश्न पर जो है वो संविधान या किसी एक बिंदु पर जो है वो उसकी व्याख्या करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, इसके अलावा संविधान की रक्षा का दायित्व किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान का संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है कि संविधान, इसके लिए आगे बात करेंगे हम कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है और इस शक्ति के माध्यम से वो क्या कर सकता है? संविधान की रक्षा करता है। तो आगे पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि यदि किसी कानून को संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो संविधान के विरुद्ध है या कार्यपालिका ऐसी कोई नीतियां बनाए जो संविधान के गैर संवैधानिक है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब पुनर्अवलोकन, यानी उसको वापस अवलोकन कीजिए आप, ये मामला या ये कानून या ये नीति जो है वो संविधान के विरुद्ध है, इसलिए उसको रद्द कर सकता है, मना कर सकता है। तो इस तरह ये शक्ति देकर के न्यायालय को हम कह सकते हैं संविधान का संरक्षक बना दिया गया, रक्षक बना दिया है न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और बात करते हैं अगर तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है, अधिकार के या कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा है रिट जारी करने का अधिकार, तो इसमें यह सीधा प्रतीत होता है कि अगर कोई नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, करता है रिट जारी करके। तो ये हो गए आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से तो यहाँ तक हैं 4। ये 3 पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या का अधिकार है, संविधान के हर एक बिंदु की जो चर्चा उसमें जो है उसका अर्थ कर निकालता है वो, फिर संरक्षक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे करके सर्वोच्च न्यायालय को न्याय जो है भारत में संविधान का संरक्षक बना दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी यहाँ पर रिट संबंधी अधिकार दे करके और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बना दिया गया है। तो ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब अगला जो चर्चा है अपना अगला पॉइंट जो है वो है न्यायिक सक्रियता।
न्यायिक सक्रियता। देखिए, सामान्यतः हमने बात करती है कि कोई भी मुकदमा जब न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय उसकी सुनवाई करती है, न्यायालय उस पर निर्णय देती है। लेकिन वर्तमान कुछ सालों में, 10-20 सालों के अंदर अगर हम बात करें, पिछले 20 सालों में न्यायपालिका ने अत्यंत सक्रियता दिखाई है। अत्यंत सक्रियता दिखाते हुए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे लगता है कि न्यायपालिका बहुत एक्टिव हो गई है, ठीक है। और एक्टिव रह करके उसने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को भी जो है अपने कार्यों के प्रति जागरूक किया है, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या हो गया कि पिछले 20 सालों के अंदर अगर हम देखें तो न्यायपालिका बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है और उसने सक्रियता दिखाते हुए कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को उसके कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपने ये काम जो है किसी कार्य को जो वो नहीं कर रही है, जो उसका दायित्व है, जो उसका कर्तव्य है, वो नहीं कर रही है, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए न्यायपालिका ने उनको जो है प्रेरित किया है, ऐसे निर्णय दिए हैं, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता का सीधा सा मतलब क्या है कि वर्तमान में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए न्यायपालिका के कार्यों में जो है कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है, उस कैसे पता लगेगा कि न्यायिक सक्रियता है भारत में, तो उसके लिए जो उसका मुख्य साधन है न्यायिक सक्रियता का, वो है आपके जनहित याचिका, AIL, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, यानी आप कैसे कह सकते हो कि वर्तमान में न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए या न्यायपालिका सक्रिय है, तो उसके संबंध में एक जनहित याचिका होती है वर्तमान में दायर। जनहित याचिका का मतलब होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी मुकदमा जब न्यायालय के पास जाता है तो न्यायपालिका उस पर निर्णय देती है। सिंपल सी बात है कि दो पक्षों के बीच में कोई विवाद होगा तो वह या किसी तरह का जो है कानूनी दोनों के बीच में किसी की तरह डिस्प्यूट होती है तो क्या करेगा, न्यायपालिका निर्णय देगा। तो उसके लिए वादी और प्रतिवादी को जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, वादी और प्रतिवादी को न्यायालय के सामने पेश होना जरूरी है, पक्ष और विपक्ष को, ठीक है। और उसका मुकदमे से संबंध होना चाहिए। लेकिन जनहित याचिका का मतलब हो गया कि लोग इस ऐसे मामले में भी न्यायालय में जा सकते हैं जिनका उससे संबंध नहीं है, जो उससे प्रताड़ित नहीं हुआ है, लेकिन वह उसका जो संबंध है वो किससे है, जनता के बहुत बड़े भाग से या जनता के हित से, जनहित, लोगों का हित है। तो ऐसे मुकदमों को भी न्यायालय ने सुनवाई की है और उनकी जो है मामले की मानी है, ठीक है। तो वर्तमान में न्यायिक वाली हम जनहित याचिका का मतलब हो गया कि कानून की सामान्य प्रक्रिया क्या है कि कोई भी व्यक्ति तभी अदालत में जाता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो या किसी का अहित हुआ हो या किसी दूसरे पक्ष से लेकर उनका विवाद है, तो जिसका विवाद है वही न्यायालय में जाता है। अर्थात जब उसके अधिकारों का कोई उल्लंघन हुआ हो या वो किसी विवाद में फंसा हुआ हो तो वो जाता है, न्यायालय में जाएगा। लेकिन 1979 के बाद 1979 के बाद न्यायालय ने इस अवधारणा को बदल दिया है। क्या बदलाव किया है कि न्यायालय में अब ऐसे मुकदमों की सुनवाई भी होने लगी है, या न्यायालय ऐसे मुकदमों की सुनवाई का भी न्यायालय ने निर्णय लिया है जिसमें पीड़ित व्यक्ति स्वयं नहीं हो बल्कि किसी और ने उसको दाखिल किया हो। जैसे जिसका नुकसान नहीं हो रहा है वो नहीं जाकर के किसी और ने उसके संबंध में यानी जनहित के में न्यायालय वो गया हो, ठीक है। तो चूंकि ऐसे मुकदमे जनहित से संबंधित होते हैं इसलिए ऐसे मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया जाता है, AIL नाम दिया जाता है, जनहित याचिका नाम दिया जाता है। यानी जिसका उससे कोई संबंध नहीं है लेकिन किसी दूसरे के हित में देखते हुए उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया या वो न्यायालय में गए और न्यायालय ने एक्टिव उतना दिखाते हुए, सक्रियता दिखाते हुए उनके संबंध में निर्णय दिया, डिसीजन दिया, ठीक है। तो जनहित याचिकाओं की शुरुआत सबसे पहले अगर आप उससे पूछे जाए तो जनहित याचिकाओं की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बिहार के
भागलपुर जेल में। भागलपुर जेल बिहार में। हो क्या रहा था वहाँ पर कि बिहार में कुछ जो कैदी थे उन कैदियों पर अमानवीय अत्याचार हो रहा था। कोई पत्रकार वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि यार वास्तव में वहाँ पर घोर यातनाएं दी जा रही हैं उनको। कैदी है लेकिन कैदियों का मतलब ये नहीं कि उनको यातनाएं दी जाए, शारीरिक प्रताड़ित किया जाए। तो ऐसे मुकदमों यानी बिहार की भागलपुर जेल में जब कोई व्यक्ति वहाँ पर गया, पत्रकार गया, तो उसने देखा कि यार वहाँ पर कैदियों के साथ अमानवीय अत्याचार, तो उसने उस समय क्या कर दी, PIL कर दी, उसने जनहित याचिका दायर कर दी कि साहब वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो फिर न्यायालय ने तुरंत एक्टिवनेस दिखाते हुए उस मुकदमे को अपने पास मंगवाया, यानी उसकी सुनवाई करके और निर्णय दिया। ठीक है, तो बिहार की भागलपुर जेल में कैदियों पर होने वाले अत्याचार के मुकदमों की से हुई, जिसमें अगर इसकी शुरुआत पूछा जाए कौन से न्यायाधीश ने इसकी शुरुआत की थी, तो वो थे PN भगवती। सबसे पहले वो न्यायाधीश थे जिन्होंने ऐसे जनहित याचिका को स्वीकार किया और उस पर निर्णय दिया। ठीक है, तो भी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बिहार के भागलपुर जेल में कैदियों पर होने वाले अत्याचार के मुकदमे से इसकी शुरुआत हुई थी, जनहित याचिका की। और उसमें उस समय न्यायाधीश कौन थे, PN भगवती। ठीक है, तो वर्तमान में अनेक ऐसे मुकदमे हैं जो गरीबों को बेहतर जीवन दे। तो न्यायालय ने समय समय पर कई ऐसे निर्णय दिए हैं जनहित याचिका के मामले में, जैसे वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए संबंध दिया है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण रोकने से संबंधित निर्णय दिया है। तो ये मुकदमे किसी एक से संबंधित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जनता के बहुत बड़े भाग से संबंधित है। ठीक है, तो वर्तमान में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के रूप में उन्हें स्वीकार किया और उस पर निर्णय दिया, जैसे गरीबों को बेहतर जीवन देना, पर्यावरण की सुरक्षा से लेकर नदियों की सफाई से जिस मुद्दे से लेकर। ठीक है, तो कई इस ऐसे मामलों में भी न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। कई बार न्यायालय ने अखबार में छपी, कोई गया नहीं था न्यायालय में, किसी ने दायर नहीं की, फिर भी अखबार में कभी खबरों के आधार पर भी जनहित याचिका मानते हुए उसे जो है स्वीकार करके उस पर निर्णय दिए। तो अखबार में छपी खबरों या डाक से प्राप्त शिकायतों को भी आधार मान करके और उस पर निर्णय दिए। ठीक है, तो आज हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने कई ऐसे मुद्दे जो समाज के बहुत बड़े भाग से संबंधित रखते हैं, ऐसे मुद्दों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय ने की है। ठीक है, तो ऐसे मुकदमों को हम जनहित याचिका कहते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका वर्तमान में अत्यंत सक्रिय है और न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए। तो आज के लिए इतना ही हमने पहले पढ़ा था क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, जिसमें 6-7 पॉइंट हमने पढ़े थे। उसके बाद न्यायिक सक्रियता पढ़ी थी। नेक्स्ट हम कल चर्चा करेंगे न्यायपालिका के जो और कार्य हैं और क्या शक्तियाँ हैं। धन्यवाद।